चलिए क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए, ये इंटर के बोर्ड में आने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है, आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। पहले ये जानिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया है क्या, इससे पहले जानते हैं। आभासी एकाणुक अभिक्रिया का बात आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, वह अभिक्रिया, क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें कोटि एक हो, जिसमें कोटि एक हो पर आणविकता एक न हो, क्या, पर आणविकता एक न हो, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें कोटि एक हो पर आणविकता एक न हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब इसका एग्जाम्पल कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोटि एक हो परंतु आणविकता एक न हो, तो ऐसा एग्जाम्पल जैसे मान लो आ गया C12H22O11 प्लस H2O, ये इसी क्रिया करेगा, हाइड्रोजन आयन इसके उपस्थित में होगा। जब ये इसमें क्रिया करेगा, देखो इसमें क्या होता है, जल जो होता है ये इसकी सांद्रता इस पे निर्भर नहीं करती, यह जो है चीनी है यह निर्भर करता है, इसकी सांद्रता इस पे निर्भर करती है। इसलिए ये क्या होगा, कोटि इसमें एक होगी लेकिन आणविकता क्या होगी, दो होगी। आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है, कोटि क्या होती है कि उसमें अभिकारक में जो भाग लेता है, जिसके सांद्रण में परिवर्तन होता है, उससे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। आणविकता अभिकारक में जो भी भाग लेता है उसकी स्पीसीज की संख्या को हम कोटि कहते हैं, आणविकता कहते हैं। मतलब इसमें आणविकता कितनी है, एक दो, ठीक, लेकिन कोटि कितना, एक। क्यों एक है, क्योंकि इसके सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, जल के सांद्रण में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन चीनी के सांद्रण में होता है, इसलिए प्रथम कोटि की है, लेकिन आणविकता एक इसकी नहीं है। तो ये करेगा क्या, बनाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज और ये आपका फ्रैक्टोज बनाता है। एक और एग्जाम्पल आपको इसी पर देते हैं, बहुत ही मस्त एग्जाम्पल, वो है क्या, CH3COO, ठीक है, CH3COO प्लस क्रिया करेगा H2O से, तो बना के आपको क्या देगा, ये ध्यान दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा और ये बनाएगा क्या, एथेनोइक अम्ल, जिसको कहते हैं का एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH प्लस मेथिल अल्कोहल का निर्माण करता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यह दोनों जो अभिक्रियाएं हैं, इन दोनों अभिक्रियाओं में कोटि कितनी है, एक है, लेकिन इनकी आणविकता कितनी है, दो है, ठीक है, इनकी आणविकता कितनी है, दो। देखिए यह और यह अलग अलग अणु हैं, ठीक है, ये दोनों आणविकता को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए आणविकता इसमें दो है और कोटि इसमें एक है। तो जो भी ऐसी अभिक्रियाएं होंगी उन अभिक्रियाओं को आभासी एकाणु अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आपसे क्या है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या, आणविकता तथा कोटि में अंतर, आणविकता तथा कोटि में अंतर बताने के लिए कह रहा है, ठीक है, आणविकता और कोटि में अंतर बताने के लिए कह रहा है, बहुत गौर से समझिएगा। नंबर 1, जो आणविकता होती है, आणविकता हमेशा यानी कि सदैव पूर्ण संख्या होती है। आणविकता सदैव क्या होती है, पूर्ण संख्या, आणविकता सदैव
पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल में भी कभी कभी पूछ देता है कि आणविकता और कोटि है क्या। ठीक है, तो जो आणविकता होगी वो क्या होगी, सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होगी, लेकिन कोटि भिन्नात्मक होती है, कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, कोटि भिन्नात्मक हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जो आणविकता होती है ये कभी शून्य नहीं होती। ठीक, आणविकता कभी शून्य नहीं होता। ठीक है, शून्य नहीं होता, शून्य नहीं होती है, परंतु जो कोटि है वो शून्य हो सकती है, कोटि शून्य हो सकती है। ठीक है ना, कोटि शून्य हो सकती है परंतु आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। ठीक है ना, आगे चलिए, तीसरी पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझिए। जो आणविकता होती है आपको बता दिए कि आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती और कोटि शून्य हो सकती है। अगली पॉइंट क्या है, आणविकता क्रिया विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आणविकता किससे प्राप्त होती है, क्रिया विधि द्वारा, क्रिया विधि द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्रिया विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु जो आपकी कोटि है यह प्रयोग द्वारा प्राप्त होती है। कोटि कैसे प्राप्त होती है, प्रयोग द्वारा प्राप्त होती है। ठीक है, यह आपके क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निकट पदों को समझाइए। दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए। बोल क्या रहे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का पहले समीकरण क्या होता है उसको जानिए। हल लिखेंगे क्या, प्रश्न को हल करेंगे कैसे, ध्यान समझिए। पहले लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए ध्यान दीजिएगा। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो क्या है उसको गौर से समझिए। प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है वो है क्या, के बराबर क्या है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, के बराबर किसका, के इक्वल टू क्या होगा, 2.303 बाई टी इंटू लॉग, क्या, टी इंटू लॉग 10 के पावर a बाई ए माइनस एक्स, यह आपका प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण है। इसके द्वारा हमको ज्ञात करना है वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक। ठीक है, और तथा इनमें सन्निकट पदों को समझाना है, तो यह हमें ज्ञात करना है। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा पद है, इसमें क्या है, सबसे पहले ए क्या है, ए प्रारंभिक सांद्रण है, क्या है, ए प्रारंभिक सांद्रण है, ये पहले हमको समझना है। ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, और इसमें टी क्या है, इस सांद्रण में परिवर्तन जो होगा उस समय है, टी क्या है, समय है, और यक्स क्या है, यक्स इसका क्या है, यक्स इसका वह चीज है कि जो कितना मात्रा खत्म हो गई, यानी कि खत्म हुई मात्रा, अंतिम मात्रा लग सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, खत्म या फिर अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा, अंतिम मात्रा बोले तो लास्ट में कितना बचा, यानी शेष मात्रा, बची हुई मात्रा यक्स है। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्या, अभिक्रिया में आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए, क्या, अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, में आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए, आधा सांद्रण समाप्त
होने के लिए, गौर से समझिए। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, प्रथम कोटि पूरी अभिक्रिया थी और पूरा मात्रा थी। अब हमको क्या लिखा है, आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए। तो आधा सांद्रण समाप्त होने के लिए क्या होगा, आधा सांद्रण समाप्त होगा तो आधा सांद्रण मतलब क्या, हमने बताया यहाँ पर अंतिम मात्रा माने खत्म हुई मात्रा। आधा सांद्रण x बराबर किया 0.5 ए हो जाएगा। टोटल सांद्रण का यानी प्रारंभिक सांद्रण का आधा सांद्रण मतलब 1/2, 1/2 मतलब क्या 0.5 ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, उसका आधा भाग खत्म हो गया। अब क्या, आधा भाग खत्म होने में क्या लगेगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। आधा समय भी तो लगेगा, आधा खत्म होगा तो आधा समय लगेगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इस चीज को हम यहीं पर पुट कर देंगे, ठीक है, रख देंगे। तो रखेंगे तो कैसे, ध्यान दीजिए, k इजकल टू क्या, 2.03, ठीक है, 2.303 बाई टी के जगह क्या रखेंगे, टी हाफ, टी के स्थान पे क्या रखेंगे, टी हाफ इंटू लॉग क्या है, लॉग 10, तो 10 लिखिए, ए है तो ए लिखिए, बाई ए है तो ए लिखिए, माइनस क्या है 0.5, ठीक है। ये चीज हो गई, इतना बात समझ में आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को है नहीं है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलिए, अब देखिएगा, ध्यान से समझिए बात को, k इजकल टू क्या, ये जैसे है तैसे रखिए, 2.303 बाई टी हाफ, ठीक है, इंटू लॉग 10 के पावर, ध्यान दीजिए ए है तो ए लिखिए, बाई ए में से हम क्या करेंगे 0.5 ए निकाल लेंगे, अर्थात ए मतलब 1, ठीक है, 1 में से हमको क्या निकालना है, 0.5 निकालना है, ठीक है। तो बचेगा कितना, 0.5 बचेगा, ओके, 0.5 बचेगा। आइए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a बाई 0.5 ए लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो, a से a क्या हो गया, कैंसिल दैट। यहाँ आइए, गौर से बात को समझिए, a से a कैंसिल, तो k इजकल टू क्या होगा, 2.303 बाई टी हाफ होगा, गौर समझिए, इंटू लॉग 10, इंटू लॉग 10 के पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या होगा, 1 बाई 0.5, इसका मतलब क्या हो गया, मतलब 2 हो गया, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अर्थात k इजकल टू 2.303 बाई क्या टी हाफ इंटू लॉग 10 के पावर 2। और log 10 के पावर 2 का मान क्या होता है, जहां यहाँ लिखेंगे, जहां log 10 के पावर 2 इजकल टू 0.3010 होता है, ठीक है, क्या होता है, log 10 पावर 2 का मान 0.3010 होता है, वही मान यहाँ पर रखते हैं, तो होगा क्या, k इजकल टू 2.303 बाई टी हाफ इंटू 0.3010 होता है। जब इन दोनों का मल्टीपल होगा यानी गुणा होगा तो हमको मिलेगा क्या, गौर से देखिएगा, इसका जब मल्टीपल होगा तो हमें मिलेगा टी हाफ इजकल टू 0. क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, 3 दूना 6, 0.693 बाई क्या हो जाएगा के, यह आपका अर्ध आयुष ज्ञात हो गया। यही हमको निकालना था। लिखा विकारक अर्ध आयु काल, विकारक में प्रारंभिक सांद्रण पर दर्शाइए कि प्रथम कोटि के, ठीक है, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है या नहीं करता, तो यहाँ लिखा क्या, निर्भर नहीं करता है, तो ये बताना है। तो आपका नोट में क्या लिखेंगे, यह निर्भर नहीं करता है, दर्शाना है। क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसमें सांद्रण का कोई पद नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, इसमें सांद्रण का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह क्या करेगा,
प्रथम कोटि लिखा है, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल का विकांद्र प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। एक क्वेश्चन और हम बताएंगे, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, वह आपके परीक्षा में आएगा ही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट पर किसी विद्युत क्या किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, किस पर? अनंत तनुता पर। गौर से बात को समझिए, कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता क्या होगी, समझिएगा। चालकता क्या होगी? इसके धनायनों और ऋणायनों, इसके धनायनों एवं ऋणायनों, ठीक है, इसके धनायनों एवं ऋणायनों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह आपका क्या है? कोलराउस का नियम। कोलराउस के नियम में क्या लिखा है? किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता, मतलब एकदम तनु मतलब एकदम लिक्विड, ठीक है, सांद्र गाढ़ा होता है। तनु मतलब एकदम पतला, पर चालकता, उसकी जो चालकता होगी इसके धनायनों और ऋणायनों के योग के बराबर होता है। आइए देखिए क्या है यहाँ पर, क्या होगा? लेमडा इनफाइनाइट यम, क्या यहाँ पर मोलर चालकता ये हो गया, ठीक है। यम का मतलब क्या? मोलर चालकता। HCl एक मात्रा लिए इजकल टू क्या? लेमडा इनफाइनाइट, ठीक है, क्या? यम H आयन प्लस लेमडा इनफाइनाइट क्या लिया जाएगा? Cl माइनस। यहाँ भी यम मोलर चालकता पूछ रहा है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये M H आयन और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट Cl आयन। यह जो होता है मोलर चालकता का सूत्र है, ठीक है। ये कोलराउस का नियम है, यह नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे सवाल भी लगते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कमेंट नहीं कर लो।